और जिस तरीके से पूरा का पूरा जो वोटर है, जो इंडियन नेशनल लोकदल का कहा जाता है, वो पूरा जेजेपी के साथ गया था, वो इस बार मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा वापस इंडियन नेशनल लोकदल में आएगा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये 50 से 60% वोट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। अभी आपने देखा कि भारत बंद में जो बहन मायावती ने कॉल किया और पूरा भारत बंद हुआ एससी वर्गीकरण आरक्षण में वर्गीकरण मामले में, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं मैं हरियाणा के अंदर देखता हूँ। तो यही पैटर्न मैं हरियाणा के अंदर भी देखता हूँ, क्योंकि जेजेपी को तो फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ वोटर जो है जो इन्फ्लुएंस होके आज़ाद समाज पार्टी में जा सकता है, कुछ प्रतिशत, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो आज़ाद समाज पार्टी को नहीं होगा। उसका फ़ायदा थोड़ा बहुत जो है वो जेजेपी को होगा, दुष्यंत चौटाला को होगा। हरियाणा में भाजपा के नाव में करेगा छेद ये गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं परागमेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हरियाणा प्रदेश में चुनावी बिसात तमाम राजनीतिक पार्टियों ने बिछा दी है और कहीं न कहीं गठबंधन की राजनीति भी अब हरियाणा प्रदेश में जोरों पर है। लेकिन अब समझना जानना इस बात को लेकर दिलचस्पी है कि आखिर हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है, क्या ये गठबंधन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के इस लगातार बनने वाली सरकार को रोक पाएगी, या फिर कांग्रेस से कहीं ना कहीं फिर एक बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए कामयाब होगी। बहुजन समाज पार्टी और इसके साथ साथ इन लोगों का गठबंधन हरियाणा में कारगर हो पाएगा, या फिर अभी नया नया बनाया दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद का जो गठबंधन है ये कहीं ना कहीं जो नैया अपनी पार लेके जाएगा। ये तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हरियाणा प्रदेश में होने वाले तमाम चुनाव में परिणामों के साथ क्या कुछ होने वाला है। तो आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं और हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल नेशनल चौपाल के फाउंडर संदीप आनंद जी, और जानेंगे कि आखिर इस मसले पर क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, वो क्या किस नजरिए से इस पूरे के पूरे मामले को देखते हैं। तो संदीप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे जी, चैनल पर। धन्यवाद सर। सबसे पहले यही बात करेंगे हम, गठबंधन की शुरुआत की है कि बसपा और जो इनलो है इसका गठबंधन हरियाणा में हो चुका है। ये गठबंधन के जरिए क्या ये गठबंधन बहुजन समाज पार्टी और जो इनलो का बना, इसके पहले भी बना था, अभी फिर एक बार ये बन पाया है, तो क्या ये कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कहने के हरियाणा में रोकने के लिए कारगर आप देख पाते हैं? देखिए पराग जी, आपने जैसा कि कहा कि ये गठबंधन पहले भी हो चुका है, तो ये गठबंधन 1996 में हुआ था और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम जी और चौधरी देवीलाल जो पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बीच ये समझौता हुआ था और उसका अच्छा भी रिजल्ट आया था। लोकसभा के अंदर ये समझौता हुआ था। अब बात करेंगे हाल ही में जो राजनीतिक परिस्थितियां हरियाणा के अंदर जो बनी है उसके बारे में। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, इनका गठबंधन हरियाणा के अंदर हुआ है और पिछले 10 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ उनका सीएम है, उनका राज्य में सरकार है। पहले उनका जो सीएम था, जो खट्टर थे, वो उनके सीएम थे। उसके बाद उन्होंने वो फेस चेंज कर दिया और फिर सैनी जी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया। अब बात करेंगे 2019 के विधानसभा चुनाव की, कि 2019 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। तो 2019 के विधानसभा चुनाव में हुआ था वहां कि भारतीय जनता पार्टी को वहां 40 सीटें मिली थी विधानसभा चुनाव में और कांग्रेस 21 सीटें जीती थी और जो जेजेपी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जो इंडियन नेशनल लोकदल से वो अलग हुई थी 2019 में और फिर उन्होंने अलग पार्टी बनाई जननायक जनता पार्टी के नाम से और फिर उन्होंने चुनाव कंटेस्ट किया। उस समय उनका काफी अच्छा माहौल था और एक युवा छवि होने के कारण लोग आकर्षित हुए उनके तरफ और जो जाट बहुल क्षेत्र थे वहां से उनको यानी अच्छा खासा वोट मिला।
और उनको लगभग 10 सीटें वहाँ यानी वो जीती वहाँ। और अगर इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो वो एक सीट पर ही सिमट चुकी थी। 2019 की बात करें, अभी अभी हम बात करेंगे वोट शेयर की, तो वोट शेयर किसको कितना मिला वो भी देख लेते हैं। तो वोट शेयर मिला था भारतीय जनता पार्टी को 36%, कांग्रेस को 28%, बहुजन समाज पार्टी को 4.20% और जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसको 2.5%। यानी बहुजन समाज पार्टी से इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रतिशत था वो कम था। यानी इतनी बुरी स्थिति पे इंडियन नेशनल लोकदल था। अभी उसके बाद क्या हुआ आप सभी को पता है कि फिर दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लेते हैं और गठबंधन होता है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं। और फिर जो सिनेरियो आया कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन का किसानों के खिलाफ में जो 3 कानून थे वो लाए, और जो हरियाणा जो किसान बहुल क्षेत्र है वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जितना विरोध हुआ आपने देखा। और उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हरियाणा टॉप पे गया है, बेरोजगारी का स्तर उनमें टॉप पे गया है। तो ये सभी अगर हम बातें करते हैं, और आपने जो सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की क्या स्थिति रहेगी, तो हाल ही में उन्होंने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार जारी किए हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट पहली सूची जारी की है। कहाँ से? असंध, अटेली, बहादुरगढ़ और एक जो है विधानसभा जगाधरी। यहाँ ये 3 सीटें अगर हम बात करते हैं, इनमें से चारों में से 3 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो पिछले चुनाव में असंध में मात्र 1700 वोटों से बहुजन समाज पार्टी हारी है। उसके बाद अटेली की बात करें तो लगभग उसमें 18,400 वोटों से बहुजन समाज पार्टी वहां हारी है। तो इसे आप समझ सकते हो, ये 2 सीटों की बात कर रहे हैं हम, और दूसरी 2 सीटें उसका गणित अलग है। और ये 2 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे थी, और लगभग 8 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी ये जो है वो तीसरे पायदान पे थी। और जीत का अंतर भी जो था वो मामूली सा था, 10 से 15 हजार का। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के अंदर कितनी मजबूत है। और उसमें जाट वोटर जो लगभग वहां 20 से 22% पाया जाता है। देखिए जाट वोटर, अभी सवाल ये भी बनता है कि दुष्यंत चौटाला के साथ जाट वोटर जाएगा कि नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, तमाम चीजें और भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब दुष्यंत चौटाला का आपने जो जिक्र किया है, दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बन पाए हैं, तो जो युवा है, जो यंग वोटर है, वो तो यंग वोटर उनके पास में अभी भी कहीं ना कहीं बरकरार होगा। ये भी एक बड़ा कारण है। चंद्रशेखर आजाद के साथ में जो आजाद समाज पार्टी चलाते हैं, उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है। तो हो सकता है ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी का जो यंग वोटर और जो इन लोगों का जो यंग वोटर, वो कहने के दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद के साथ में आ जाए तो बात उनकी भी कहने की बन सकती है। और ऐसे में जो गठबंधन बसपा और इन लोग का है, ये वहां पर उतना ज्यादा खास जो कारगर साबित नहीं हो पाएगा, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं। देखिए आपने जिस तरीके से जिक्र किया दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद, जिनको रावण भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर से जो भीम आर्मी का निर्माण हुआ और उसके बाद आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ, और नगीना से सांसद भी है लोकसभा के अंदर। लेकिन बात यह है पराग जी कि हरियाणा के अंदर आजाद समाज पार्टी का कोई भी उतना बेस वोट नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक चुनाव कंटेस्ट नहीं किया है। अगर बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी जब 2019 में पार्टी का निर्माण हुआ और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गई, और किसान आंदोलन में उनकी जो भूमिका रही है, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जाट बहुल क्षेत्रों में जेजेपी का विरोध हुआ, दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ। ये तो हो गई किसान आंदोलन की बात। दूसरी बात जो है वो बेरोजगारी की बात। अगर भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 सालों से जो है वो हरियाणा के अंदर सरकार में है, और दुष्यंत चौटाला की अगर बात करें तो वो भी 5 सालों से है,
लेकिन जो बेरोजगारी का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नहीं दिख रहा है। भारत के अंदर टॉप में हरियाणा टॉप में आता है बेरोजगारी के स्तर पर, यानी उतनी बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। तो इससे ये समझ में आता है कि उन्होंने सरकार के अंदर तो रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने जो है बेरोजगारी का दर ये नहीं कम नहीं किया। किसान जो बाहुल क्षेत्र माना जाता है हरियाणा, उसमें किसानों के साथ में उन्होंने सही काम नहीं किया। तो इसके कारण उनकी जो छवि थी जो 2019 में थी, और जिस तरीके से पूरा का पूरा जो वोटर है जो इंडियन नेशनल लोक दल का कहा जाता है, वो पूरा जेजेपी के साथ गया था, वो इस बार मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा वापस इंडियन नेशनल लोक दल में आएगा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि ये 50 से 60% वोट जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा। ये जो आपने तमाम कारण गिनाए हैं, क्योंकि किसान आंदोलन भी एक बड़ा फैक्टर रहा। उम्मीद की गई थी कि जो दुष्यंत चौटाला को जो वोट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत को लेकर खासतौर पर जाट समाज ने वोट किया था, लेकिन अपने उप मुख्यमंत्री पद को काबिज करने के लिए दुष्यंत चौटाला ने जाट समाज के साथ में कहने की धोखाधड़ी की है, यही आप कहना चाहिए? जी जी जी, सही बात है। देखिए, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि आजाद समाज पार्टी, आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल की पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया था जो राजस्थान राजस्थान में विधानसभा चुनाव में। जब उन्होंने गठबंधन किया तो हनुमान बेनीवाल इनके पार्टी को तो उसका फायदा हुआ, लेकिन आजाद समाज पार्टी को उसका फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार दलितों, आदिवासी, पिछड़ों और अल्पसंख्याकों की पार्टी कही जाती है, और लगातार वो आवाज भी उठाती रहती है। अभी आपने देखा कि भारत बंद में बहन मायावती ने कॉल किया और पूरा भारत बंद हुआ एससी वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण मामले में, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं मैं हरियाणा के अंदर देखता हूँ। क्योंकि जो एससी एसटी का जो मामला था, एससी एसटी रिजर्वेशन का मामला था, वो कांग्रेस भाजपा ने नहीं उठाया, लेकिन अकेली एकमात्र नेता थी बहन जी, और उन्होंने वो मुद्दा जो है वो उठाने का काम किया, लगातार उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट्स, और उससे जो है बहुजन समाज पार्टी का भी जो बेस वोट है वो भी उसके तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं जिस तरीके से बात किया हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी की जो गठबंधन हुआ, उसमें आजाद समाज पार्टी को कुछ भी फायदा होते हुए दिखाई नहीं दिया। और आगे जो जो भी जिस पार्टी से भी वो गठबंधन करते उसको फायदा होता है। तो यही पैटर्न मैं हरियाणा के अंदर भी देखता हूं, क्योंकि जेजेपी को तो फायदा होगा, क्योंकि कुछ वोटर जो है जो इन्फ्लुएंस होके आजाद समाज पार्टी में जा सकता है, कुछ प्रतिशत, लेकिन उसका फायदा जो है वो आजाद समाज पार्टी को नहीं होगा। उसका फायदा थोड़ा बहुत जो है वो जेजेपी को होगा, दुष्यंत चौटाला को होगा। जी, तो उनकी सीटें निकलने के जो है वो अनुमान लगा सकते हैं कि निकल सकती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें वहां पर खड़ी हो सकती जी है। जी जी, चंद्रशेखर आजाद की सीटें वहां यानी बेस वोट उनका अभी तक बना नहीं है, वो पहली बार चुनाव वहां लड़ रहे हैं। मैं ये भी बात बता रहा हूं कि देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का जो गठबंधन है, उसमें अगर मैंने जिस तरीके से सीटें गिनाया कि 2 सीटों पर दूसरे क्रमांक पे थी और 8 सीटों पर वो तीसरे पायदान पे थी। ये अगर सीटें हम देख लें, जिस तरीके से मैं गिना भी सकता हूँ, उसमें असंध है, अटेली है, हाथीन है, जगाधारी है, सोहना है, साधौरा है। ये जो सीटें हैं, ये बहुत ही कम मार्जिन से बहुजन समाज पार्टी पिछले बार हारी थी। उसमें अगर जाट बाहुल क्षेत्रों में उनका जो वोट है वो अगर उसमें प्लस हो जाता है तो ये सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है। तो ये 10 सीटों की बात किया मैंने। उसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो उसमें अगर दलित वोट प्लस हो जाए तो वो भी अगर 10-12 सीटें जीत ले तो ये 15 से 20 सीटों का जो गणित है उसमें अगर वो जीत गए, दोनों पार्टियां जीत गई, तो वहां बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। तो जो 10 में से जो 5 सीटें हमने देखा,
जो अभी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के पाले में गई है, भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है, लगातार जो 10 सीटें वो जीत रहे थे, वो 10 से सीधा 5 में आ गई। कितना असर देखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर, वो जो क्रेज है या फिर जो माहौल है, वो अभी कहीं नहीं कि हरियाणा में देखा नहीं जा रहा है। देखिए, इससे ही इस उदाहरण से ही समझ सकते हैं हम कि भाजपा के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। जो भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें लोकसभा की पूरी जीत रहा है, वो 2024 के लोकसभा के चुनाव में 5 पर सिमट रहा है। तो इससे लोगों में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो आक्रोश है वो दिखाई दे रहा है। बात करें विधानसभा चुनाव की, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस को 5 सीटें गई है, मैं ये मानता हूं। लेकिन 2024 का जो चुनाव था और 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। विधानसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से वोटिंग पैटर्न रहता है। जिस तरीके से कांग्रेस ने 2024 का कैंपेनिंग किया, हाथ में संविधान और आरक्षण की जो बात की, उस समय लोगों ने, दलितों ने भी उनको वोट देने का काम किया। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव हरियाणा की जब बात करेंगे, तो SC ST आरक्षण और वर्गीकरण का जो मुद्दा आया सामने, आपने देखा, तो बसपा उसको पूरी तरीके से उसका विरोध करती हुई दिखाई दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में चुप्पी साधी हुई है। अभी भी उस पर बोलने की वो यानी बोल नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जो आरक्षण और संविधान की जो बात कर रहे थे लगातार, वो भी उस आरक्षण पर जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, हमला हो रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो इसे शेड्यूल कास्ट का जो दलित वोटर है हरियाणा का, इसे ये समझ रहा है कि कांग्रेस के तरफ जाना ये ना खतरनाक है। और इसीलिए वो जो एकमुश्त जो कांग्रेस में वोट गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में नहीं जाएगा। आपने देखा होगा कि जो शैलजा कुमारी है, वो लगातार मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के तरफ से अभी बयान आया है, अटकलें भी लगाई जा रही है, कयास भी लगाया जा रहा है कि वो उनको तो विधानसभा की टिकट भी नहीं देना चाहते। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर दलित लीडर की जो है ये हालत है, यूज एंड थ्रो हमेशा वो करते आए हैं, इतिहास भी गवाह है इस बात का। तो कांग्रेस पर इतना ज्यादा भरोसा दलित वोटर नहीं करेगा। और बात करें जाट वोटर की, तो मैंने बताया पिछले का कमेंट में कि 20 से 22% है और दलित वोटर जो है 20% है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर 10-10% भी जाट और जो दलित वोटर का कॉम्बिनेशन अगर होता है, और जो टिकटों में अगर दूसरे समाज का कुछ वोट अगर आ जाए, तो उसमें ये जो गठबंधन है कहीं ना कहीं आगे जाते हुए दिखाई देगा। तो ये तमाम हम बातें हमने समझने की कोशिश की है और कि कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं लगातार, आपने सोशल मीडिया पे देखा। तो इस गठबंधन को कमजोर करने के लिए भाजपा के तरफ से लगातार काम हो रहा है। और जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का ये गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए बनाया गया है। ऐसा भी बातें सोशल मीडिया पर और मेनस्ट्रीम की मीडिया पर यहाँ तक की लगातार की जा रही है। तो गठबंधन की जो राजनीति हरियाणा प्रदेश में चल रही है, और किस गठबंधन की दावेदारी जीत की है, किस गठबंधन की दावेदारी कमजोर करने की, आप खास तौर पर पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और हरियाणा प्रदेश में होने वाले चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो दावेदारी है, इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।